हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिव्यांश गहरी और इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएससी जूलॉजी का जो वर्टिब्रेट फिजियोलॉजी थर्ड पेपर है, जिसका पहला जो यूनिट है एंडोक्राइन सिस्टम फर्स्ट, इसकी बात करेंगे। और अब सबसे पहले मैं इसके सिलेबस की बात कर लेता हूं, तो इसमें क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं वो उसकी बात कर लेता हूं। तो इसमें एंडोक्राइन सिस्टम को दो भागों में, दो यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो पहली जो यूनिट है उसमें पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, थायराइड है और पैराथायराइड है और पेनक्रियास। यानी कि ये 6 ग्लैंड अपने को पढ़नी है। और इन 6 ग्लैंड में भी पर्टिकुलरली अपने को बताया गया क्या क्या चीज़ें अपने को पढ़नी है। तो 5 चीज़ जो है उनको अपने को फोकस करना है। जो सबसे पहली चीज़ है लोकेशन, फिर स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिर उनके हार्मोन्स और उनकी कमी से होने वाली बीमारियाँ। तो ये जो 5 पॉइंट है हर ग्रंथि के अपना जो फोकस इन पे रहेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अपन हार्मोन के बारे में देख लेते हैं। बेसिक जो क्या इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं कि हार्मोन क्या होते हैं और ग्रंथियाँ कैसे काम करती है, कौन कौन सी होती है, किस टाइप की होती है। तो सबसे पहले देखें तो जो एनिमल में क्या दो प्रकार की ग्रंथियाँ होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। तो यानी कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है इनको बहिस्रावी ग्रंथियाँ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि नलिकाएं होती है जिनके इनका जो स्राव होता है नलिकाओं के माध्यम से बहता है। जबकि जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है उसमें क्या होता है कि नलिका नहीं होती है। इनको अपन क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। ये डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि इनमें नलिका नहीं है। इनका जो स्राव होता है सीधे ही रक्त में छोड़ दिया जाता है। और इनका जो स्राव होता है द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड हार्मोन, इनको हार्मोन बोलते हैं अपन। और द हार्मोन डिफ्यूजेड इनटू ब्लड आर कैरिड बाय द ब्लड स्ट्रीम टू द डिस्टेंट पार्ट। हार्मोन ब्लड के साथ होकर डिस्टेंट पार्ट बॉडी के जो अलग अलग टारगेट ऑर्गन्स होते हैं उन तक पहुंचते हैं। दे एक्ट वेरी स्पेसिफिकली ऑन सर्टेन ऑर्गन्स एंड सच ऑर्गन रेफर्ड एज टारगेट ऑर्गन। हार्मोन क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन पर बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली काम करते हैं। उनको पता है कि किस ऑर्गन पर जाके क्या इफेक्ट दिखाना है। तो जो जिस ऑर्गन पर जो काम करते हैं उन ऑर्गन्स को बोलते हैं टारगेट ऑर्गन्स। फिर बात करते हैं हार्मोन्स आर मैसेंजर मॉलिक्यूल्स विच एक्ट ऑन टारगेट सेल। हार्मोन क्या है, एक मैसेंजर मॉलिक्यूल है। मैसेज, किसी पर्टिकुलर मैसेज को पहुंचाते हैं टारगेट ऑर्गन तक, और टारगेट ऑर्गन में भी किसको, टारगेट सेल्स को। तो टारगेट सेल्स कंटेन रिसेप्टर। टारगेट सेल्स में क्या होता है, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उसकी सरफेस पे या उसके इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं। द रिसेप्टर मॉलिक्यूल आर स्पेसिफिक फॉर हार्मोन, हर हार्मोन के लिए वो स्पेसिफिक होता है। फिर आ जाता है नीचे, द हार्मोन आर प्रोड्यूस इन वेरी स्मॉल अमाउंट। हार्मोन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। द ब्लड कंटेन ओनली ट्रेस अमाउंट ऑफ हार्मोन, हैंस द सेल्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव द हार्मोन। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाला जो पैराग्राफ है। हार्मोन क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि दूसरा पैराग्राफ में इसने बताया कि इफ़ द ह्यूमन टेस्ट बड इन द टंग हैज़ सच ए हाई सेंसिटिविटी शुगर वी वुड बी एबल टू डिटेक्ट अ पिंच ऑफ शुगर डिजोल्व इन द लार्ज स्विमिंग पूल ऑफ द। यानी कि अगर हमारे जो टेस्ट बर्ड है वो भी अगर हार्मोन के जैसे सेंसिटिव होती ना, तो अपन एक किसी स्विमिंग पूल में अगर एक चुटकी पर शक्कर डालते तो वो भी अपन अपनी जो टेस्ट बर्ड है वो उसको सेंस कर लेती है। लेकिन इतना सेंस उसमें होता नहीं है। जबकि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं बहुत ही कम मात्रा में रिलीज किए जाते हैं, फिर भी जो टारगेट ऑर्गन्स की जो रिसेप्टर सेल्स होती है वो उनको सेंस कर लेती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर बात करते हैं सेलाइन फीचर्स क्या क्या हार्मोन्स के। तो एक पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहला जो है वो है हार्मोन क्या है, केमिकल मैसेंजर है। यानी कि किसी मैसेज को केमिकल फॉर्म में वहाँ टारगेट ऑर्गन के टारगेट टिश्यू तक, टारगेट सेल्स तक पहुँचाते हैं ब्लड के द्वारा। फिर दूसरा, दे आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर तीसरा, दे आर कैरिड बाय ब्लड टू टारगेट टिश्यू, टारगेट टिश्यू तक पहुँचते हैं। देखिए, एक्ट एज ए कैटेलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो रिएक्शन होती है उसको कम ज़्यादा करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर पांचवा जो पॉइंट है, सिंगल हार्मोन में है मल्टीपल इफेक्ट। एक हार्मोन का मल्टीपल इफेक्ट होता है सिंगल टारगेट टिश्यू और सेवरल अलग। यानी कि एक हार्मोन है वो उसी पर्टिकुलर टारगेट सेल्स पे अलग अलग इफेक्ट दर्शा जाता है और अलग अलग टारगेट टिश्यू पे अलग अलग जो प्रभाव है वो भी दर्शा सकता है। फिर छठा जो है, हार्मोन्स है लो मोलिकुलर वेट। हार्मोन्स का जो मोलिकुलर वेट है बहुत ही ज़्यादा कम होता है, सो दे कैन पास थ्रू कैपिलरी वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो पास हो जाता है क्योंकि मोलिकुलर वेट ही बहुत कम है। दे आर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में घुलनशील होते हैं। दे कैन ए वेरी लो कंसनट्रेशन पे भी वो क्रिया कर सकते हैं। दे फिर नौवा जो है, दे आर डिस्ट्रॉयड और इनएक्टिवेटेड एज सुन एज देयर फंक्शन। जैसे ही उनकी क्रिया खत्म होती है वो या तो नष्ट कर दिया जाता है या इनएक्टिव हो जाता है। फिर दे आर नॉन एंटीजेनिक होते हैं। दे फंक्शन एज ए ऑर्गेनिक कैटलिस्ट की तरह या फिर को एंजाइम की तरह काम करते हैं।
फिर 12वां है द हार्मोन्स शो हाई डिग्री ऑफ टारगेट स्पेसिफिसिटी, जो ऊपर ऊपर अपन बात कर चुके हैं कि हार्मोन को पता है कि किस टारगेट ऑर्गन पर जाके अपना काम करना। सर्टेन टिश्यू इज रिस्पॉन्ड अनयूजुअली टू ए पर्टिकुलर हार्मोन वेयर एज सेम, वही बात है। फिर हार्मोन्स आर नॉट स्पेसिफिक, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हार्मोन जो है 13वां जो पॉइंट है ये वाला बहुत ही अच्छा पॉइंट है। हार्मोन्स आर नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक, यानी कि इस अलग अलग स्पीसीज में हार्मोन के जो केमिकल कंपोजिशन है वो अलग नहीं होगा, सेम ही होगा। यानी सुअर में है, गाय में इंसुलिन अगर है तो वो अपने में जो केमिकल कंपोजिशन है वही उसमें भी होगा, यूँ नहीं कि उसमें कोई अलग होगा। फिर लास्ट पॉइंट है द एंडोक्राइन सिस्टम इज अंडर द कंट्रोल, नर्वस सिस्टम है वो उसको कंट्रोल करता है, यानी कि नर्वस सिस्टम भी इसका बाप है। फिर है फंक्शन की जब बात करते हैं तो हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शन है, तो हार्मोन्स आर रेफर्ड एज ए केमिकल मैसेंजर इनको बोलते हैं। और बाकी तो ब्लड स्ट्रीम ये सब अपन पढ़ चुके अपन, ये टारगेट ऑर्गन पर काम करते हैं। फिर नीचे आ जाते हैं, फिर देखते हैं यहाँ से अपन द हार्मोन रेगुलेट एंड कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ होती है वो सारी हार्मोन के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ये सारी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, सिक्रेशन एंजाइम, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ऑस्मो रेगुलेशन और ये बर्थ वगैरह वगैरह, ये सारी जो आप स्क्रीनशॉट लेके आप रख लें, याद कर लें। फिर आ जाते हैं नीचे केमिकल नेचर क्या है। तो केमिकल नेचर के आधार पर हार्मोन्स को 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है अमाइंस, फिर स्टेरॉइड, फिर प्रोटीन। सिंपल है, इनकी डेफिनेशन की बात करें तो अमाइंस मतलब जो अमाइंस से बने हुए अमाइंस, स्टेरॉइड से बने हुए स्टेरॉइड, और प्रोटीन से बने हुए प्रोटीन। मेन बात यह है कि इनके जो एग्जांपल है वो अपने को याद रखने हैं। जैसे कि पहले वाला का एग्जांपल है कि कौन है, एड्रिनल मेडुला और न्यूरो हाइपोफाइसिस के से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो अमाइंस के बने होते हैं, ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं, फिर स्टेरॉइड जो होते हैं स्टेरॉइड से बने हुए हैं। एग्जाम्पल इसमें भी हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स और ओवरीज और टेस्टिस, 3 एग्जाम्पल हैं, ये याद रखने हैं। फिर नीचे आ जाते हैं, फिर प्रोटीन वाले देख लेते हैं। तो ज़्यादातर जो प्रोटीन से बने होते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, थायराइड, पैराथायराइड, आइसोलेट और लैंगरहैंस और एलिमेंट्री कैनाल। खत्म हो गया यहाँ पे। फिर मैकेनिज्म जो कि अपने सेकंड वाले चैप्टर में, तो अभी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा इस बारे में। फिर ये नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर ग्लैंड्स की जो पोजीशन बताई हुई है, अच्छा डायग्राम है। इसमें ग्लैंड्स की पोजीशन बताई हुई है कि कौन कौन सी जो ग्लैंड है कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये अपन देख लेते हैं। ये हेड में पिनियल ग्लैंड होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। फिर थायराइड और पैराथायराइड ये गले में होती है। थायराइड के अंदर पेचेस के रूप में पैराथायराइड होती है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। फिर ये थाइमस चेस्ट में होती है। फिर एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर होती है। फिर पेनक्रियाज में होती है। फिर ओवरी और टेस्टिस, ये सारी ग्लैंड अपने को पढ़नी है, ठीक है दोस्तों। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो पिट्यूटरी है, थायराइड, जो अपने अभी जो सिलेबस में है अपन फर्स्ट चैप्टर में पिनियल है, हाइपोथैलेमस है, फिर पिट्यूटरी है, थायराइड और पैराथायराइड और पेनक्रियास, तो ये सारी अपने को पढ़नी है। तो स्टार्टिंग अपन पिट्यूटरी से करेंगे। तो पिट्यूटरी से अपन स्टार्ट करते हैं। द पिट्यूटरी और हाइपोफाइसिस, इसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, इज कॉमनली कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं इसको। इट वॉज नेम्ड बाय वेसेलियस के द्वारा इसका नाम दिया गया। इट इज अटैच टू द ब्रेन बाय स्टॉक कॉल्ड पिट्यूटरी स्टॉक, ये एक स्टॉक के द्वारा ब्रेन से अटैच होती है, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी स्टॉक। द ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ 3 लोब्स, 3 लोब से मिलकर ये ग्लैंड बनी होती है। सबसे पहला जो है वो है एडिनो हाइपोफाइसिस, यानी कि एंटीरियर लोब जो आगे वाला होता है उसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। फिर जो पीछे वाला होता है उसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब। फिर बीच में जो होता है पार्स इंटरमीडिया या इंटरमीडिएट, ठीक है। ये अच्छा एक फ्लो चार्ट दर्शाया हुआ है यहाँ पे कि पिट्यूटरी जो है वो जब भ्रूणीय अवस्था में डेवलप होती है तो 2 चीज़ों से बनती है, एक रेथकेस पॉकेट और इनफंडिबुलम। तो रेथकेस पॉकेट जो होता है वो एडिनो हाइपोफाइसिस को बनाता है, फिर इंटरमीडिएट लोब को बनाता है, जबकि जो इनफंडिबुलम होता है वो न्यूरो हाइपोफाइसिस को बनाता है, ठीक है दोस्तों। फिर अपन नीचे आ जाता है, ये भी एक अच्छा फ्लो चार्ट दे रखा है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसमें वही 3 पार्ट जो अपन ऊपर देखे थे, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस और बीच वाला पार्ट्स इंटरमीडिया, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब, पोस्टीरियर लोब। और ये जो हार्मोन है ये अपने को याद रखना है, इसका मैं एक ट्रिक बता दूंगा आपको याद रखने का। अभी अपन देख लेते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, GH, STH, TSH, SC, ये सारे डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है इससे सिर्फ 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, ये याद रखिए, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इसका भी मैं हिंट बता दूंगा। फिर अपन देखते हैं आगे। इन डेवलपमेंट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 स्ट्रक्चर नेमली इनफंडिबुलम एंड रेक्टेस, वही मैंने जो ऊपर डिस्कस किया था
कि जब इन पिट्यूटरी ग्लैंड जो दो चीज़ों के फ्यूजन से बनती है, एक तो इन्फंडिबुलम, एक रेथकेस पॉकेट। रेथकेस पॉकेट इज द डोर्सल इवेजिनेशन ऑफ द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का डोर्सल इवेजिनेशन से बनता है। इट डेवलप्स इनटू द एडिनो हाइपोफाइसिस और इंटरमीडिएट लोब, ठीक है। फिर इन्फंडिबुलम डेवलप्स एज ए वेंट्रल इवेजिनेशन ऑफ द डायनसिफेलोन। इन्फंडिबुलम किससे बनता है? जो डायनसिफेलोन होता है उसके जो वेंट्रल इवेजिनेशन होता है ना, उससे बनता है इन्फंडिबुलम। फिर इट डेवलप्स इनटू द न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस बनता है। फिर द न्यूरोहाइपोफाइसिस एनक्लोजेस कैविटी कॉल्ड इन्फंडिबुलर। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है वो एक कैविटी से क्लोज होता है, उसको बोलते हैं इन्फंडिबुलर रेसिस। द कैविटी ऑफ ये जो सारी जो अपनी चीज़ें हैं इनको मैं एक काम करता हूँ, ये डायग्राम आप देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा आपको, या कुछ याद नहीं है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मैन, ठीक है। यहाँ पर अपन समझते हैं, देखो ये ऊपर वाला जो भाग है वो है हाइपोथैलेमस। सिर्फ इसको डिटेल एक बार डायग्राम अगर जो अगर आपको याद हो गया तो फिर आप अपन पूरा जो डिस्क्राइब कर सकते हैं इजीली। हाइपोथैलेमस है। फिर जो ये बीच में जो एक कैविटी है ये वाले, ये है इन्फंडिबुलम रेसिस, ठीक है। सबसे पहले याद रखने का ट्रिक है, देखो ये आगे वाला पार्ट ये तो है न्यूरोहाइपोफाइसिस। फिर ये वाला जो पार्ट है वो है एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। दो चीज़ याद होगी। फिर बीच वाला जो है भाग वो है पार्स इंटरमीडिया, ये वाला, ये जो डॉट दिख रहा है ना ये वाला, ये तीनों चीज़ याद होगी। फिर बस इनके बीच में क्या क्या चीज़ है वो याद रखना कि यानी कि न्यूरो हाइपोफाइसिस के बीच में जो एक कैविटी है ये वाली, तो इसको बोल रहे हैं इन्फंडिबुलर रेसिस, ये इन्फंडिबुलर रेसिस। फिर मैं इसको हटा देता हूँ एक बार ऑफिस से। हाँ, अब देखते हैं ये बीच में ये पार्स इंटरमीडिया आ गया, फिर ये एडिनोहाइपोफाइसिस आ गया, फिर इन्फंडिबुलर रेसिस आ गया, फिर ये पिट्यूटरी स्टॉक आ गया, फिर पार्स ट्यूबरलिस आ गया। तो ये डायग्राम अपने को याद करना बहुत ज़रूरी है। डायग्राम याद हो गया तो फिर आप पूरा ये स्ट्रक्चर इसकी लिख पाएंगे, ठीक है। फिर ये वाला जो पार्ट है ये अपने सिलेबस में है नहीं है वैसे वाला, ये वाला अपने सिलेबस में नहीं है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, हार्मोन्स देखते हैं, ये है अपने। तो हार्मोन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन GH, इसको STH भी बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन STH भी बोलते हैं। फिर एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH, फिर थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, फिर ल्यूट्रोट्रोफिक हार्मोन LTH, फिर है MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन जो कि न्यूरो हाइपोफाइसिस से रिलीज होते हैं। अब अपने को ये ऊपर जो जितने भी हार्मोन दे रखे हैं ना, ये वाला है, मैं बता रहा हूँ ऊपर वाला, ये यहाँ पर मार भी मैंने कर रखा है, ये सारे एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज होते हैं। जबकि ये नीचे जो सिर्फ दो हार्मोन दे रखे हैं, ये वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, ये ही सिर्फ न्यूरो हाइपोफाइसिस से रिलीज होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका मैं हिंट बता दूंगा। फिर ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोफिक हार्मोन GH और STH, एक एक हार्मोन के बारे में अपन पढ़ेंगे। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द एसिडोफिल सेल्स और एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर लोब से स्रावित होता है। इट इज़ अ प्रोटीन, नेचर में प्रोटीन हार्मोन होता है, फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग एक स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है जिसमें 200 अमीनो एसिड्स होते हैं। इट स्टिमुलेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स। देखो सिंपल है, याद रखने का ट्रिक है, ग्रोथ हार्मोन है जो बॉडी की ग्रोथ बढ़ाएगा, तो ये सारी जो वो क्रिया करेगा जिससे बॉडी अल्टीमेटली जो बॉडी की ग्रोथ बढ़ रही है, जैसे कि प्रोटीन से बना होता है। फिर ये सेल्स का मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसको स्टिमुलेट करता है, तो सेल्स बढ़ेगी तो बॉडी की ग्रोथ होगी। फिर ग्रोथ ऑफ मसल्स 5वां पॉइंट, फिर 6वां पॉइंट ग्रोथ ऑफ थाइमस, फिर 7वां पॉइंट सिक्रेशन ऑफ मिल्क। ज़्यादातर जो ग्रोथ पे जो है वो उसी पे काम करेगा। फिर 7वां पॉइंट है इट इंक्रीजेज द सिक्रेशन ऑफ द मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन के दौरान जो मिल्क का सिक्रेशन करवाता है। फिर 8वां पॉइंट है STH हैज़ रिमार्केबल इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। और फिर 9वां है इंक्रीजेज प्रोटीन सिंथेसिस। और फिर 10वां है द इंक्रीजेज द रिलीज ऑफ फैटी एसिड from the adipose tissues and therefore increase the fatty acid concentration in the body fluids. This in turn increase the use of fatty acid for supplying energy of the body, मतलब कि फैटी एसिड्स को रिलीज करवाता है। और फिर 11वां जो है STH डिक्रीजेज द यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। STH क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कम लेता है। इट स्टिमुलेट द स्टोरेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोरेज है उसको बढ़ाता है। फिर ग्लाइकोजन इज स्टोर इन द सेल्स, तो अपने को पता है जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ग्लाइकोजन इज स्टोर इन द सेल्स अंटिल द सेल, जब तक कि जो कोशिका है वो सेचुरेटेड नहीं हो जाए पूरी तरह, तब तक ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के फॉर्म में इकट्ठा करता है, सेचुरेट कर देता है।
फिर बार बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एसटीएच प्रोड्यूसेस हाइपरग्लाइसीमिया। तो यानी कि ये क्या करता है कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में जब कार्बोहाइड्रेट को स्टोरेज करता है तो उससे क्या होता है कि ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, तो उससे हाइपरग्लाइसीमिया जो कंडीशन है वो हाइपरग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज ज़्यादा होता है, तो उससे ग्लाइकोसूरिया यानी कि हाई शुगर लेवल हो जाता है। द हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल लीड्स टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। उससे क्या होता है, जब अपने को पता है कि ग्लूकागोन और इंसुलिन ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करने वाले हार्मोन है। इंसुलिन क्या होता है कि शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, जबकि ग्लूकागोन जो होता है वो शुगर लेवल को बढ़ाता है। तब जब एसटीएच ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, बॉडी में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। हाई स्टेट ऑफ लेगरेंस की जो बीटा सेल्स है जो आगे पढ़ेंगे अपन, वो इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है जो लेगरेंस जो है ना हाई स्टेट, उसमें फाइनली एग्जॉशन या एट्रोफी, उसमें कोशिका का नष्टीकरण होने लगता है। सो द उसका और फाइनली अगर ये क्रिया ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती है तो फिर ये डायबिटीज़ भी हो सकती है पेशेंट को, है ना। फिर जीएच इन 13वां जो पॉइंट है, जीएच इंक्रीजेज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एज वेल एज इज कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी बढ़ा देता है, उसके साथ साथ सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम फॉस्फेट वगैरह इनका भी रिटेंशन बढ़ा देता है। फिर 14वां जो पॉइंट है, ओवर सिक्रेशन ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्ड कॉल जाइजेंटिज्म और एक्रोमेगेली इन एडल्ट। अगर जो ग्रोथ हार्मोन है उसका अगर ओवर प्रोडक्शन जब हो जाता है ना, ओवर सिक्रेशन हो जाता है, तो क्या होता है, बच्चों में तो जाइजेंटिज्म हो जाता है और बड़ों में एक्रोमेगेली हो जाता है, यानी कि भीमकाय शरीर, और जो एक्रोमेगेली में हाथ पैर बड़े हो जाते हैं या विकृत हो जाते हैं और जबड़ा जो बाहर की तरफ निकल जाता है। फिर 15वां पॉइंट जो हाइपो एक्टिविटी कॉज ड्वार्फ। अगर जीएच हार्मोन जो होता है कम रिलीज जो होता है तो फिर ड्वार्फिज्म यानी कि बौनापन हो जाता है, ड्वार्फिज्म या बौनापन हो जाता है। अब अपन पढ़ेंगे जाइजेंटिज्म के बारे में। सबसे पहले तो जाइजेंटिज्म इज ए डिसऑर्डर, एक ऐसी बीमारी कॉज्ड बाय द ओवर एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जब पिट्यूटरी ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी हो जाती है बच्चों में तब ये होता है। दिस लीड्स टू ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जाइजेंटिज्म हैज़ फॉलोइंग सिम्टम। इसके अगर सिम्टम्स की बात करें तो द बॉडी इज टॉल, जो होती है लंबी हो जाती है, 7 से 8 फीट हो जाती है, और विस्ट्रल ऑर्गन जो होते हैं, आंतरिक जो अंग होते हैं, चाहे आमाशय, लीवर है, पेनक्रियाज है, वो उसकी जो प्रोपोर्शनल जो साइज़ है, लेंथ है, वो भी बढ़ जाती है। फिर तीसरा है द थायराइड बिकम एनलार्ज और हाइपर एक्टिव। थायराइड जो होती है बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो जाती है और हाइपर एक्टिव हो जाती है। फिर चौथा जो पॉइंट है वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स बिकम हाइपर एक्टिव हो जाता है, ये भी। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। 5वां जो पॉइंट है वो है गोनाड, जो है वो क्या होता है, बिकम हाइपर, वो भी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, और उसमें क्या होता है, एट्रोफी होने लग जाती है, कोशिका का नष्टीकरण होने लग जाता है। फिर छठा जो पॉइंट है वो हाइपरग्लाइसीमिया एंड ग्लाइकोसूरिया जो उसमें प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और ग्लाइकोसूरिया यानी कि यूरिन में ग्लूकोज का आना। फिर 7वां जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है वो बढ़ जाती है, स्वीटिंग जो पसीना ज़्यादा आता है। फिर 9वां जो है विज़न जो है डिस्टर्ब हो जाता है और आवाज़ भारी हो जाती है। फिर 10वां जो पॉइंट है द अफेक्टेड पर्सन एग्जिबिट ड्राउनीनेस और लेथार्जी, थोड़ा थका हुआ और एकदम आलस जैसा महसूस करता है जो जिस बंदे में ये इन्फेक्ट हो जाता है। फिर 11वां पॉइंट है द मेल आर समटाइम्स इम्पोर्टेंट। जो मेल में अगर ये हो गया तो उसमें नपुंसकता भी आ सकती है। द फीमेल बिकम स्टेलाइट, फीमेल बद्ध भी हो सकती है। दे डेवलप मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेशन, जो उसमें मासिक धर्म में जो बिगड़ सकता है फीमेल में अगर हो जाए तो। ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है वो फेल भी हो सकता है, फेल हो जाता है, हो सकता है। फिर क्या होता है, एक्रोमेगेली। पहले तो अपन ने पढ़ा था जाइजेंटिज्म जो कि बच्चों में होता है। अब जो एडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसमें एक्रोमेगेली की ये कंडीशन हो जाती है। तो देखते हैं एक्रोमेगेली में क्या क्या होता है। तो एक्रोमेगेली इज ए हार्मोनल डिसऑर्डर कॉज बाय हाइपर एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यू टू द पिट्यूटरी ट्यूमर बन जाता है, उसके कारण ये होता है। इट इज़ ड्यू टू द ओवर सिक्रेशन हो जाता है। फिर द नेम एक्रोमेगेली कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है। एक्रो का मतलब होता है एक्सट्रीमिटीज़ एंड मिगेली मीन्स एनलार्जमेंट, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो अंगों का विकास लंबे हो जाते हैं या अनियमित रूप से। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय द एब्डोमिनल ग्रोथ ऑफ द हैंड्स और फीट, हाथ और पाँव की जो है वो ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाती है, और स्वेलिंग ऑफ द हेड हैंड्स एंड फीट, हाथ और पाँव में सूजन आ जाती है। द पेशेंट कैन नोटिस द चेंज इन द गोल्ड रिंग साइज एंड शू साइज, मतलब उसकी जो शूज़ की साइज़ होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि उससे पता पड़ रहा है कि उसके हाथ और पैर की जो
रिंग साइज वगैरह, वो उससे मतलब अपने को पता पड़ जाता है कि उसकी जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है। द आईब्रो एंड लोअर जो प्रोट्रूड मतलब आगे की तरफ निकल जाता है, आईब्रो और जो नीचे वाला जबड़ा है वो आगे की तरफ निकल जाता है। द नेजल बोन एनलार्ज एंड टीथ स्पेस आउट, जो नेजल बोन जो होती है वो बड़ी हो जाती है और टीथ दांत जो है उनमें थोड़ा स्पेस आउट हो जाता है, मतलब आगे पीछे हो जाता है या स्पेस आ जाता है, उसमें जगह बन जाती है। और ओवर ग्रोथ ऑफ द बोन एंड कार्टिलेज लीड्स टू, जो बोन्स हैं उन और कार्टिलेज है उनमें ओवर ग्रोथ हो जाती है, और उस जिससे आगे जाके आर्थराइट हो जाता है या जॉइंट में दर्द होता है। फिर बात करते हैं चौथा पॉइंट, सॉरी। एक्रोमेगली इज करेक्टराइज्ड बाय द ओवरग्रोथ ऑफ द टूथ जोज एंड द मोलर बोन्स एंड द सुपर ऑर्बिटल रीजेस, थिकनेस ऑफ द स्किन विद थिक नोज एंड लिप। ये सारी क्रिया मतलब स्किन मोटी हो जाती है, नोज और लिप्स वगैरह। हैंड्स एंड फीट ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़। पांचवा जो पॉइंट है, हैंड और फीट जो बड़े हो जाते हैं और डेवलप पॉलीडेक्टाइली भी हो सकती है, यानी कि किसी के 6 उंगलियां हो गई या 7 उंगलियां, ऋतिक रोशन बन जाता है। फिर हालांकि ऋतिक रोशन वाली बात अलग है। पॉलीडेक्टाइली का मतलब होता है जो नॉर्मल जो उंगलियां हैं उससे ज़्यादा आना, है ना। फिर छठा है बोइंग ऑफ द स्पाइन एंड इज़ अनदर सिम्टम। जो स्पाइन जो होती है वो झुक जाती है, रीड किया थी बोइंग मतलब झुकना, तो ये भी एक सिम्टम है। द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट इज इंक्रीज, जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है जो चेस्ट का सीने का वो बढ़ जाता है। फिर आठवां है ओविंग द टू द अबव एबनॉर्मल स्केलेटन ग्रोथ, द अफेक्टेड पर्सन अज्यूम्स प्रिमिटिव मैन और गोरिल्ला। जो आदमी में क्या है उसका जो पूरा कंकाल है उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, ऐसा लगता है गोरिल्ला आ रहा हो ना, वैसा ऐसा लुक होता है हो जाता है। फिर नवा जो है द सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द हैंड्स एंड फीट, स्कैल्प, नोज, लिप्स एंड स्किन इंक्रीजेज इन अमाउंट। जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है इन सब में, सब अंगों में बढ़ जाता है। द टंग ऑल्सो बिकम लार्ज एंड ड्यू टू द सेम कोज, जीभ जो होती है वो लंबी हो जाती है। फिर 10वां जो है हाइपरग्लाइसीमिया एंड ग्लाइकोसूरिया प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और यूरिन के साथ मूत्र आता है, उसको बोलते हैं ग्लाइको। ठीक है दोस्तों। फिर 11वां जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट जो बढ़ जाती है, पसीना ज़्यादा आता है। द विसरल ऑर्गन जो होते हैं वो कंसर्न विद द मेटाबॉलिज्म सच ए हार्ट, लंग, लीवर, किडनी जो होती है वो एनलार्ज हो जाते हैं। ज़्यादातर आप देख रहे हो जो भी ये सिम्टम है ये किससे मिल रहे हैं, जो अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था जाइजेंटिज्म, उससे ही मिल रहे हैं, जो एक्रोमेगली और दोनों में सेम ही है लगभग। तो अपन याद रखने में इजी रहेगा, अपने को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो याद रखना इजी हो जाएगा, है ना। फिर देखते हैं 14वां थायराइड ग्लैंड भी बढ़ जाती है। फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स हाइपर एक्टिव हो जाता है, गोनाड बिकम हाइपर एक्टिव और ट्रोफी हो जाती है, वही सेम चीज़ें। द विजन डिस्टर्ब हो जाता है और ड्राउनिंग, लेथार्जी, ये सारे वही चीज़ें हैं। अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ ड्वार्फिज्म पे। तो बोनापन अगर ये तो अपन ने पढ़ा था जब ओवर सिक्रेशन होता है, अब अपन पढ़ रहे हैं लोअर सिक्रेशन, यानी कि हाइपो एक्टिविटी। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब जो ज़्यादा। तो ड्वार्फिज्म इज कॉज्ड बाय द हाइपो एक्टिविटी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, जब कम स्त्रावन होता है तब ये होता है। और ये यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताया होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्वार्फ, 2 टाइप के बोने होते हैं, लोरेन लेवी टाइप और फ्रोलिक टाइप। तो लोरेन लेवी टाइप में क्या होता है, लोरेन टाइप ऑफ ड्वार्फ इज प्रोड्यूस बाय द हाइपो एक्टिविटी ऑफ एसिडोफिल सेल्स के कारण होता है ये। उनकी एक्टिविटी कम हो जाती, दे हैव स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ जो होती है रुक जाती है। दे एडल्ट ग्रो ओनली 3 फीट तक ही लंबाई हो पाती है। सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डू नॉट डेवलप हैंस, एडल्ट मतलब सेक्स ऑर्गन भी पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता है, न कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी पूरी तरह डेवलप हो पाता है। 30 साल का आदमी 3 साल के बच्चे की तरह दिखता है ना, छोटा सा। फिर चौथा है जो इंटेलिजेंस इज़ नॉर्मल होती है, इज़ प्रोपोर्शन टू एज, मतलब 30 साल का बंदा 3 साल का दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसका दिमाग 3 साल से बच्चे जैसा ही है, दिमाग तो 30 साल के जितना ही होता है। मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होता है। फिर फ्रोलिक टाइप, पहला हो गया लॉरेन लेवी, अब दूसरे की बात करें फ्रोलिक टाइप। दिस टाइप ऑफ ड्वार्फिज्म इज प्रोड्यूस्ड इन बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, इज कॉज्ड बाय द ट्यूमर ऑफ द इनएक्टिव क्रोमोफोब सेल्स। जो क्रोमोफोब सेल्स होती है उनके इनएक्टिव से ये होता है हाइपो एक्टिविटी। जबकि ऊपर कौन सी थी, एसिडोफिल्स, है ना। ये अपन ने पढ़ा था एसिडोफिल्स थी और नीचे क्रोमोफोब है ना, ये अपने को याद रखना है, दोनों में डिफरेंस हो गया। फिर स्टेम स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। सच ड्वार्फ आर इडियट्स, ऐसे जो बोने होते हैं मूर्ख होते हैं, यानी कि उनका आईक्यू लेवल बहुत ही कम होता है। सेक्सुअल एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डू नॉट डेवलप नहीं हो पाते हैं। फिर 5वां जनरलाइज ओबेसिटी,
मोटापा दिखता है, और द अपीयरेंस ऑफ वेटिक मेल रिजेंबल फीमेल के जैसे। अगर जो मेल जो होते हैं वो फीमेल की तरह, यानी कि उनका जो चेस्ट वाला पार्ट है वो डेवलप हो जाता है। और इन द एडल्ट सेक्स ऑर्गन डीजनरेट, जो एडल्ट के सेक्स ऑर्गन और डीजनरेट हो जाता है। मेल एंड फीमेल जो एग्जिबिट एडिपोजिटी, एडिपोजिटी का मतलब होता है एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं, यानी कि फैट ज़्यादा जमा हो जाता है तो मोटे दिखते हैं। मेल और फीमेल दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो फिर है दूसरा जो हार्मोन है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH। ठीक है दोस्तों, ACTH इज सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस, उससे रिलीज होता है। ये प्रोटीन नेचर में प्रोटीन होता है, और इट इज स्टिमुलेट एक्टिविटी ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स इंड्यूसिंग द सिक्रेशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड डेफिशिएंसी कॉज रूमेटॉइड फीवर और एडिसन डिजीज। यानी कि जो ACTH है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, और सिक्रेशन जो होता है इसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, उसकी कमी से रूमेटॉइड फीवर और एडिसन डिजीज हो सकती है। फिर तीसरा हार्मोन है थायरोट्रोफिन, थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH इज सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब। ये भी एंटीरियर लोब यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज होगा। ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है नेचर में, और स्टिमुलेट थायरॉयड ग्लैंड देयर बाय इंक्रीजिंग द थायरोक्सिन सिक्रेशन। थायरॉयड ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है, सॉरी रिलीज तो वहाँ से होगा एंटीरियर लोब से, और थायरॉयड ग्लैंड पे काम करेगा। फिर चौथा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। FSH इज सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब से भी ये भी एंटीरियर लोब से ही होगा। इट इज़ ए ग्लाइकोप्रोटीन नेचर होता है। फिर ये डायग्राम देख लेते हैं अपन। फिर देखो ये जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये वाला जो पार्ट है एडिनो हाइपोफाइसिस यानी कि एंटीरियर लोब है, इससे FSH और LH दोनों रिलीज हो रहे हैं। और ये किस पे काम कर रहे हैं? ओवरी पे। तो फॉलिकल मैच्योरेशन करवा रहे हैं, मैच्योरेशन फॉलिकल, फिर ओवरी, कार्पस ल्यूटम, और अल्टीमेटली एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये भी है। तो ये दोनों भी आगे जाके ये काम कर रहे हैं। तो ये पेल्विक वाले हिस्से पे, फिर मेमोरी ग्लैंड, फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन पे काम कर रहे हैं, है ना। फिर आगे जाते हैं पांचवा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH, इसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं। LH इज ए गोनेडोट्रोपिक हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये क्या होता है? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है, जो कि एंटीरियर लोब से ये रिलीज होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन होता है नेचर में। इसका जो वेट बात करें 3000 डाल्टन होता है। फिर नेक्स्ट से ग्राफियन फॉलिक्यूल बनाता है, और उसको ग्रो करवाता है, और मैच्योर होते हैं। इट मेक्स चौथा जो इट कॉजेज द ग्राफियन फॉलिकल सीक्रेट अनदर सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन। ग्राफियन फॉलिकल से अनदर सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन रिलीज करवाता है। फिर पांचवा जो पॉइंट है, इन कोऑपरेशन विद FSH इट कॉजेज द रप्चर ऑफ द फॉलिकल। जो फॉलिकल्स जो बन जाते हैं उनको तोड़ना और ओवुलेशन करवाना, ये इसका कार्य है। फिर LH कॉजेज द अपीयरेंस, ग्रोथ, परसिस्टेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटेम ऑफ द इन द ओवरी। जो LH के कारण ही क्या होता है, कार्पस ल्यूटेम की ग्रोथ होती है ओवरी में, और वो दिखता है। तो फिर बात करते हैं सातवां, इन द मेल LH क्या करता है? मेल में क्या करता है कि स्टिमुलेट द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस एंड कॉन्सिक्वेंटली द प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन। कि जो इंटरस्टिशियल सेल होती है उनको स्टिमुलेट करता है, और एंड्रोजन को प्रोडक्शन करवाता है। फिर छठा हार्मोन है लेक्टोजेनिक हार्मोन या प्रोलेक्टिन हार्मोन, इसको ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन या LTH भी बोलते हैं। फिर LTH इज सीक्रेट बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आगे वाली लोब से ही प्रोड्यूस होता है। इट इज़ अ प्रोटीन नेचर में ये भी प्रोटीन होता है। और डाइसल्फाइड जो ब्रिजेस बनते हैं, मोलिकुलर वेट 25,000 डाल्टन होता है इसका, और मिल्क सिक्रेशन में इसका योगदान होता है। और स्टिमुलेट द प्रोलिफेरेटरी ग्लैंडुलर मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड दस हेल्प्स टू कंप्लीट द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट में इसका योगदान होता है। इट हेल्प्स द कॉर्पस ल्यूटियम इन द सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन द कॉर्पोरेशन विद। यह करता है कि कॉर्पस ल्यूटियम का जो सिक्रेशन होता है उसके जो प्रोजेस्टेरोन का, उसमें ये हेल्प करता है। फिर है सातवीं जो हार्मोन है MSH, इसको बोलते हैं मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। तो इसको पढ़ते हैं अपन। Formerly it was known in as intermediate because it is secreted by पास इंटरमीडिया के द्वारा सीक्रेट होता है ज़्यादा। अभी ऊपर तक जितने भी पढ़े थे सारे किससे हो रहे थे? एंटीरियर लोब यानी कि एडिनो हाइपोफाइसिस, ये पहला आया जो किससे हो रहा है? पास इंटरमीडिया से। इट हैज़ मैनी बायोलॉजिकल एक्शंस
इट अफेक्ट द पिगमेंट डिस्पर्शन इन द मेलेनोफोर्स ऑफ लोअर वर्टिब्रेट में ये क्या था, पिगमेंटेशन का काम करता था। बट इट्स रोल इन बर्ड्स और मेमल्स में नॉट क्लियर, अभी तक क्लियर नहीं है। व्हेन एडिनोहाइपोफिसिस और पिट्यूटरी इज रिमूव्ड फ्रॉम फ्रॉग इट रिजल्ट द परमानेंट ब्लीचिंग ऑफ द, ये देखा गया है कि जब मेंढक में से ये हटा दिया जाता है एडिनोहाइपोफिसिस या पिट्यूटरी ग्लैंड, तो क्या होता है उसमें जो ब्लीचिंग हो जाती है स्किन की, मतलब कलरेशन जो पूरा नहीं आ पाता है। और फिश में क्या होता है, फिशेज और एम्फीबिया में एमएसएस स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ न्यू पिगमेंट, पिगमेंटेशन का काम मतलब अभी तक समझ, लोअर वर्टिब्रेट और इनमें फिशेस एम्फीबिया और इसमें ये हो रहा है, लेकिन अपने बर्ड्स और मैमल्स में अभी तक इसका कार्य क्लियर नहीं है। फिर आगे जाते हैं 8वां वेसोप्रेसिन, इसको एंटीडायबिटिक हार्मोन भी बोलते हैं। वेसोप्रेसिन इज सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ, यानी कि न्यूरो हाइपोफिसिस से रिलीज होता है। मैंने बताया न्यूरो हाइपोफिसिस से 2 ही हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन कौन से, न्यूरो हाइपोफिसिस से 2 ही हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो होता है वेसोप्रेसिन, एक होता है ऑक्सीटोसिन। इसका हिंट चलो मैं बता देता हूँ अभी, ओवन, OVN, ओवन, जो अपने ओवन नहीं होता गर्म करते हैं, OVN ये इसकी होती है, तो V और N आ रहा है इसमें, यानी कि न्यूरो हाइपोफिसिस है तो इससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, तो ओवन याद रखें आप। बाकी उसका एडिनो हाइपोफिसिस का हिंट में बताऊंगा क्या। तो फिर सेकंड पॉइंट, केमिकली वेसोप्रेसिन इज ए प्रोटीन फॉर्म ऑफ 8 अमीनो एसिड्स विद डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, 8 अमीनो एसिड होते हैं, हेंस वेसोप्रेसिन इज ए ऑक्टोपेप्टाइड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टोपेप्टाइड। ऑक्टो मतलब 8 अमीनो एसिड होते हैं, इसलिए ऑक्टो। इट हैज़ अ मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम ओनली। वेसोप्रेसिन इज, चौथा पॉइंट जो है, रिलीज इन रेस्पॉन्स स्ट्रेस डिहाइड्रेशन के रूप में इसको रिलीज करवाया जाता है ताकि स्ट्रेस को कम करता है। फिर 5वां जो, इट कंस्ट्रिक्ट आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज कॉजिंग द रेज ऑफ द ब्लड प्रेशर, यह क्या करता है कि जो आर्टरीज होती है और कैपिलरीज हो उसको दबा देता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे क्या होता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अपन एडिनोहाइपोफिसिस, ये फ्लो चार्ट बताया हुआ है, इसमें क्या है, रोल ऑफ ADH एंड ऑक्सीटोसिन का रोल बताया हुआ है कि किस पे काम करता है, किडनी पे काम करता है, मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है, यूट्रस पे काम करता है। किडनी में इंक्रीज रीनल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मेमोरी ग्लैंड मिल्क इंजेक्शन, और यूट्रस में यूट्राइन स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द आफ्टर चाइल्ड बर्थ, है ना। अब छठा है, द रेट ऑफ हार्ट बीट इज रिफ्लेक्सली reduce owing to high blood pressure. It stimulated the nephron to the reabsorb water from the urine and thus it reduce the volume of the urine form. Hence this hormone is commonly called, and ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत है ये वाला पॉइंट जो सातवां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपने पहले वाले सेमेस्टर में भी आया हुआ है। ये क्या करता है कि जब ADH हार्मोन जो होता है ना, वो नेफ्रॉन में क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि ये रीअब्जॉर्ब करता है, जिससे अपना जो यूरिन होता है वो थोड़ा कंसनट्रेट फॉर्म में होता है, सांद्रित हो जाता है। लेकिन अगर ADH की कमी हो जाए, एंटीडायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाए, तो जो अपना जो यूरिन होगा वो तनु रूप में, यानी कि डाइल्यूटेड फॉर्म में बाहर आएगा और वाटर का लॉस ज़्यादा होगा, तो उससे अपने को एक डायबिटीज़ हो जाती है, उसको बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस। 2 प्रकार की डायबिटीज़ होती है, एक तो डायबिटीज़ मेलिटस जो शुगर की वजह से होती है, वो भी आगे अपन पढ़ेंगे वैसे, और एक होती है जो ADH हार्मोन की वजह से होती है, उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, जो 7वां पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, फिर है 8वां, इट रिड्यूसेस क्लोराइड एब्जॉर्प्शन एंड दस क्लोराइड लॉस, क्लोराइड का जो एब्जॉर्प्शन कम करता है, जिससे क्लोराइड का लॉस होता है, रिड्यूस क्लोराइड, हाँ एब्जॉर्प्शन कम कर देता है, जिससे क्लोराइड बाहर निकलने लग जाता है। फिर 9वां, इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्लेन मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, स्टोमक, प्लेन मसल, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसके कारण क्या था, इट कैन नॉट कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ हार्ट और यूट्रस की, उसको वो नहीं कर पाता है, उसकी तो चिकनी होती है, उस पर कंट्रोल नहीं होता है। बाकी जो दूसरी जो पेशियाँ होती है उस पर ये काम करने लग जाता है। इट प्रोड्यूसेस ग्लाइकोजिनोलाइसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया, शुगर टॉलरेंस जो होता है वो रिड्यूस कर देता है। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ना, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना, ग्लाइकोसूरिया मतलब यूरिन के अंदर ग्लूकोज आना। फिर 11 पॉइंट है, डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन, ये मैंने बताया था, वही पॉइंट आ गया ऊपर कि इस हार्मोन की अगर कमी हो जाए तो अपने जो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा 40 लीटर एक दिन में यूरिन बनेगा, और इसके कारण अपने को अल्टीमेटली जो एक डिजीज़ हो जाएगी उसको बोलते हैं इंसिपिडस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है दोस्तों,
फिर नवा जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन, या इसको पिटोसिन भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय द न्यूरो हाइपोफिसिस के द्वारा सिक्रेट। और केमिकली ऑक्सीटोसिन इज ए प्रोटीन फॉर्म 8 अमीनो एसिड्स विद a disulfide bond, and ऑक्सीटोसिन इज ए ऑक्टोपेप्टाइड। इट हैज मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन ओनली। ठीक है, बहुत ही। फिर चौथा जो पॉइंट है वो है द टर्म ऑक्सीटोसिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से आया है। इसका मतलब था क्विक चाइल्ड बर्थ। इट कॉजेज ऑक्सीटोसिन का जो जो अपने जो बर्थ की प्रोसेस होती है फीमेल में, उसमें बहुत ज़्यादा योगदान होता है, इसलिए इसका नाम ऑक्सीटोसिन दिया गया। इट कॉजेज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रेग्नेंस यूट्रस। जो यूट्रस होता है, प्रेग्नेंट यूट्रस, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ऑक्सीटोसिन टेक्स पार्ट इन द ऑनसेट पार्ट्यूरेशन में इसका योगदान होता है। एक्सपल्शन ऑफ द फिटस, जो फिटस को बाहर निकालना प्लेसेंटा से, हमने बताया वही। फिर पांचवा, इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड रिजल्टिंग इन द इंजेक्शन। जो मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो मेमरी ग्लैंड उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, तो उससे मिल्क का इंजेक्शन होता है। फिर छठा पॉइंट है सेक्सुअली स्टिमुलेशन ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग द इंटरकोर्स इंक्रीजेज द सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, and increased oxytocin is responsible for uterine contraction on the other occur during the female orgasm. It has been proposed that the oxytocin promote fertilization of the ovum, causing the uterine proportion male female of the room. हाँ, मतलब जो इंटरकोर्स होता है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। इंटरकोर्स के दौरान जो फीमेल मेल का जो स्पर्म होता है वो ओवरी वेजाइना के थ्रू जो अंदर जाता है और उसका फर्टिलाइजेशन करवा के फिर जो फेलोपियन ट्यूब में जाता है वगैरह, ये सारी जो प्रोसेस होती है, मिल्किजेशन है, मेमरी ग्लैंड को एक्टिव बनाना, फिर जो पार्चुरेशन, मतलब इन सब में इसका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई अपने पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसके शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे थायराइड से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो देखते रहिए वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।